हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आरआरबी एनटीपीसी का 5 जून का आपका एग्ज़ाम हो गया है सभी शिफ्टों का। तो इस क्लास में हम जीके जीएस के क्वेश्चंस देख लेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए थे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी ये क्लास। तो जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में आरआरबी एनटीपीसी का, तो उन सब के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और हमारे लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो जिन सभी का एग्ज़ाम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो ये पहला क्वेश्चन आया था भाई, हु वॉन द डब्ल्यूपीएल फाइनल इन 2025। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग्स इसकी फुल फॉर्म है। तो ये किसने जीता था 2025 में? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था 8 रन से। और किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ये हिंदी में भी लिख रहा है भाई, हिंदी वाले बिल्कुल देख लें, बाकी मैं एक्सप्लेन बाइलिंगुअल कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आगे वाली शिफ्टों में पूछ सकता है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता था 8 रन से, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और ये इसका थर्ड सीजन था 2025 में। और 4 वेन्यू थे इसके, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ और वडोदरा। ठीक है, इन 4 वेन्यूज़ पे हुआ था ये जो WPL हुआ था, वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 का। ठीक है भाई, और इसके अलावा जो ये स्टेडियम में हुआ था फाइनल, जो मैच खेला गया था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम था मुंबई में, यहाँ पे ये खेला गया था। और मुंबई इंडियंस ने सेकंड बार ये टाइटल जीता है WPL का। और फाइनल जो था 15 मार्च 2025 को था। से बाहर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, मुंबई इंडियंस बिकम द फर्स्ट टीम टू विन 2 WPL टाइटल्स। तो मुंबई इंडियंस ने 2 WPL के टाइटल्स जीते हैं। ठीक है, ये पहली टीम बनी है। और जो WPL जो टूर्नामेंट है, ये कब से स्टार्ट हुआ था? 14 फरवरी से 15 मार्च को ये फाइनल था 2025 में। ठीक है, और ये स्टेडियम के नाम ध्यान रख लें आप, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका पहली शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो हु इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2025। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जो है अपॉइंट हुए हैं 2025 में। तो कौन है वो, उनका नाम पूछ रहा है। तो श्री के संजय मूर्ति हैं उनका नाम। तो इन्हें 2025 में अपॉइंट किया है कैग। ठीक है, और इन्होंने कब से चार्ज संभाला है? 21 नवंबर 2024 से। ये 15वें कैग बने हैं इंडिया के। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसकी, कैग की। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए, और जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग। और किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 148 से लेके 151 में दे रखा है, जो कि कैग से डील करता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 148 में जो है ऑफिस है कैग का। और ये देखिए रैंक जो होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कैग की पोजीशन 9th आती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई, सेम स्टेटस है जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका जो स्टेटस रहता है वही कैग का स्टेटस है, और 9th रैंक है हिरार्की में। तो और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए किस आर्टिकल से किसके बीच में है जो है कैग। ये 148 आर्टिकल 148 पूछा जाता है आने वाली जो शिफ्टों में, या किसी दिन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 15वें कैग हैं, ऐसे भी पूछ सकता है कौन से नंबर के कैग हैं, तो 15वें नंबर के कैग हैं श्री के संजय मूर्ति। तो इतना आपको ध्यान रखना है। हिंदी में ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया सारा। तो आप फटाफट से भाई 1.5 की स्पीड पे देख लें, जिनका 6 को या 7 को एग्ज़ाम है। ठीक है, जिनके पास टाइम कम है 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। फटाफट देख के ख़त्म करिए, 2 से 3 बार, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था भाई। स्टेट कनेक्टेड विद ईस्टर्न कोस्ट लाइन। तो ऐसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन से कौन सा स्टेट जो है जुड़ा हुआ है, कनेक्ट करता है। तो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है। ये वाली जो कोस्ट लाइन है, इधर ईस्ट वाली है और इधर वेस्ट वाली है कोस्ट लाइन। ठीक है, तो इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये तो हाँ वेस्ट जो है इधर ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करती हैं। और अगर वेस्ट की पूछ ले आपसे नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में, तो नहीं, अगर देखो ईस्टर्न ये तो है ईस्ट की, और अगर वेस्ट की पूछ ले तो कौन सी होंगी? ये ईस्ट नहीं है भाई, वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ये। ठीक है, तो अगर वेस्ट की पूछ ले तो ये है गुजरात। यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात की लगती है वेस्ट कोस्ट से। गोवा की लगती है, गोवा कर्नाटक की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है और केरला की लगती है। ये आपको पता होना चाहिए भाई।
ऊपर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, देन केरला। ठीक है, तो अगर इधर की साइड आ जाए, वेस्टर्न की पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए, और ईस्ट की पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा जो स्टेट है जिसकी कॉस्ट लाइन टच नहीं करती है जिससे। ठीक है, तो कोई जो है जैसे हरियाणा है, हरियाणा की कोई कॉस्ट लाइन टच नहीं करती है। हरियाणा जो है लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक बोलते हैं जिसकी जो है वाटर बॉडी से कोई सीमा टच नहीं करती है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। गुजरात की लार्जेस्ट कॉस्ट लाइन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया था वो देख लेते हैं। वेयर डिड पैका रिबेलियन, तो ये देखिए भाई मूवमेंट से रिलेटेड है, ट्राइबल जो मूवमेंट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में। तो पैका रिबेलियन टेक्स प्लेस कहाँ पे हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था भाई पैका रिबेलियन। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, लीड किया था इन्होंने। 1817 में हुआ था, डेट याद रख लें किसके नेतृत्व में हुआ था, लीड किसने किया था और कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट था। ठीक है भाई, उनकी पॉलिसीज ही ऐसी थी, रिप्रेसिव पॉलिसीज, उसकी वजह से ये हुआ था। ठीक है, पैका रिबेलियन 1817 में किसने लीड किया था, तो बख्शी जगबंधु ने उड़ीसा में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो तीनों शिफ्टों के मिक्स हैं भाई इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो कौन सी कंट्री है जिसने चाइना के जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का जो है फैसला किया है। तो ये दो कंट्री है भाई, इटली और पनामा। तो उसमें ऑप्शन में पनामा था। ठीक है, तो पनामा ने अभी विड्रॉल करने का सोचा है जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ठीक है, डिसाइड कर लिया है। इटली ने 2023 में किया था, अब पनामा ने कर लिया है। बाकी कोलंबिया कंट्री है, ये भी याद रख लें, प्रपोज टू जॉइन चाइनाज जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मई 2025 में कोलंबिया जो कंट्री है, कोलंबिया ने मतलब प्रपोजल दिया है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये आने वाली शिफ्ट में, आने वाले डेज में, जिसका आगामी दिनों में पेपर है जिसका भी, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एस्टेब्लिश्ड वेदांता कॉलेज एट कलकत्ता। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार और भी एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, रेलवे के खुद के एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी में। ठीक है, तो वेदांता कॉलेज एट कलकत्ता किसने जो है एस्टेब्लिश किया था, तो राजा राम मोहन राय ने एस्टेब्लिश किया था 1825 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्ट में रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा राजा राम मोहन राय हमारी थीम है, तो आत्मीय सभा, आत्मीय सभा ये याद रखनी है आपको 1814 में। और दूसरा ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, या सभा बोल सकते हैं, समाज बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1828 में इन्होंने ही करी थी जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा को भी इन्होंने ही रुकवाया था, सती प्रथा का एंड इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, विलियम बेंटिक से कह के, विलियम बेंटिक उस टाइम पे थे गवर्नर जनरल, विलियम विलियम बेंटिक। तो इतनी चीज़ें आपको राजा राम मोहन राय के बारे में पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, वेदांता कॉलेज एट कलकत्ता कब, 1825 में राजा राम मोहन राय ने, आत्मीय सभा 1814 में, ब्रह्मो समाज 1828 में, सती प्रथा का एंड इन्होंने ही करवाया था विलियम बेंटिक से कह के 1828 के करीब ही। इतना आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, विच आर्टिकल एडेड इन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 57वां संविधानिक संशोधन जो हुआ था अधिनियम, उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो इसमें क्या था भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें एक तो पार्ट 9 ऐड किया गया था, पार्ट 9B, 9B ध्यान रखना है भाई, पार्ट 9B जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था। आर्टिकल 43B इसमें ऐड किया गया था, जो कि DPSP हैं हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसमें 43B जोड़ा गया था और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया गया था, पार्ट 9 जो है इंक्लूड किया गया था। और जो आर्टिकल हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, वो कौन कौन से हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करते हैं, तो आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आपसे आ जाएगा जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, तो 2011 में आया था, 2011 में हुआ था भाई। ठीक है,
तो पार्ट 9 को ऐड किया गया था। और आर्टिकल कौन कौन से हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करते हैं? 243 जेड से लेके जेड टी, 243 जेड टी, बाकी और एक डीपीएसपी में ऐड किया गया था एक आर्टिकल 43B। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। बाकी डीपीएसपी, एक चीज़ और ध्यान रख लें भाई, डीपीएसपी किस पार्ट में है? तो पार्ट 4 में है, पार्ट 4, ठीक है। आर्टिकल कौन से हैं? 36 से लेके और 51 आर्टिकल तक ये डीपीएसपी में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर देखिए डीपीएसपी का मतलब क्या है कि इसमें जो है राज्य अगर कोई कानून बनाएगा तो उसमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा उसे, स्टेट को, ठीक है। डीपीएसपी अगर ब्रीच कर देता है स्टेट इन सब चीज़ों को, डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं, तो डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकता बंदा, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके ब्रीच होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट में 226 के अंडर, 326 है शायद, 226 है, जो भी है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच होने पर जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बाकी और एक चीज़ और ध्यान रख लें आप, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में है? तो ये है पार्ट, पहले तो पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 4A, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और स्वरण सिंह कमेटी थी, स्वरण सिंह कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और ऐड करी गई कब करी गई थी? 42nd, ये पूछ सकता है आपसे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद, किस आर्टिकल को ऐड किया गया था, क्या ऐड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। इतना आपको पता चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेड एफर्ट्स टू अलाउड इंटरकास्ट मैरिज टू बी लीगली परमिटेड इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसने भारत में अंतर्राज्यीय जो अंतर्जातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के प्रयास किए थे? तो पंडिता रामाबाई और राजा राम मोहन राय ऑप्शन में थे, यही ठीक है। इन्होंने काफ़ी काम किया है वुमेन एजुकेशन पे, इंटरकास्ट मैरिज पे और विडो री मैरिज पे काफ़ी काम किया है इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने, पंडिता रामाबाई ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। राजा राम मोहन राय थीम है भाई इस बार की, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन के इतनी बार रिपीट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, एसएससी में देख लो, आरआरबी में देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो, एनटीपीसी में आ गया ये केमिकल रिएक्शन। तो मिल्क से कर्ड जो दही बनता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो जंग लगता है वो भी केमिकल का एग्जाम्पल है। ये दोनों ही सही थे भाई एग्जाम में, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, साइंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर? कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन है, सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं था? तो उसमें माउस दे रखा था या कुछ और होगा, तो वो इसका पार्ट नहीं था सीपीयू का। बाकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्ट्रार, ये सीपीयू के पार्ट हैं, ये थे। बाकी जो फोर्थ ऑप्शन था वो गलत था, तो माउस ही नहीं होगा इसमें, माउस दे रखा था शायद, ठीक है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये माउस ही नहीं है। बाकी ये ALU है, CU है और रजिस्टर। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। कंप्यूटर के बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया अबव 24 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री अक्षांश या देशांश के ऊपर है? तो भोपाल था भाई, भोपाल जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतनी है इसकी, ठीक है। तो भोपाल ही था इसके आंसर ऑप्शन में, तो भोपाल इसका आंसर है, जो कि 24 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, ठीक है। अब लैटिट्यूड पूछा था, लॉन्गिट्यूड पूछा था, वो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 24 डिग्री लैटिट्यूड तो ये है, तो भोपाल इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा था भाई? इन एंशियंट टाइम्स द भुक्ति वर्ड मीन्स? तो भुक्ति जो है प्राचीन काल में, भुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भुक्ति का अर्थ था भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो होते थे उनको भुक्ति कहते थे, ठीक है। इक्विवेलेंट टू प्रोविंस और रीजन्स, जो प्रोविंस होते थे, रीजन्स होते थे, उनके इक्विवेलेंट जो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। ये है एक, इनमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं इनको ही भुक्ति कहते हैं। और ये प्रोविंस जो होते हैं, जैसे प्रोविंस जैसे कि राज्य, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ऐसे जो होते थे उन्हें भुक्ति कहते थे एंशियंट में। गुप्ता एम्पायर में था ये जो वर्ड है भुक्ति, ठीक है भाई। तो इतना आपको पता होना चाहिए, भुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, प्रोविंस और इक्विवेलेंट टू प्रोविंसेस और रीजन्स जो होते हैं, और गुप्ता के काल में था ये, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था? सिद्धि लाइक फिगर एंड ऑर्नेट एंट्रेंस
टावर फाउंड ऑन साउथ इंडियन टेम्पल्स इज कॉल्ड। तो दक्षिणी भारत के जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं उनमें सिद्धि जैसी आकृतियाँ और अलंकृत प्रवेश टावर को क्या कहा जाता है? तो कुछ इस टाइप से जो बने होते हैं उन्हें विमान कहा जाता है साउथ इंडिया में, विमाना। ठीक है। और जो एंट्रेंस गेट होते हैं ऐसे, ये एंट्रेंस गेट बना होता है, इसके यहाँ पे मंदिर होता है, तो ये जो एंट्रेंस गेट है इसको बोलते हैं गोपुरम, एंड एंट्रेंस गेट बोलते हैं इसे गोपुरम। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो ये विमान लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो है सिद्धि लाइक फिगर और ऑर्नेट एंट्रेंस टावर्स, तो इन्हें बोलते हैं विमाना, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं। और साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, देखो इंडिया के जो हैं नागरा स्टाइल में है, नागरा स्टाइल टेम्पल्स हैं, और ये नॉर्थ इंडिया का है। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो किस स्टाइल में? द्रविड़ा, द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल्स हैं। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए, नगरा और द्रविड़ा, जो साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेम्पल्स में डिफरेंस। नेक्स्ट क्या पूछा गया था? व्हेन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिक्सड विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस विच वन गेट स्लाइटली एसिडिक। तो जब अमोनियम क्लोराइड को जल अपघटन के बाद सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा इनमें से थोड़ा अम्लीय हो जाता है? तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसका आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन में ये दे रखा था, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, और ये क्या करती है? अनेबल द प्रोग्राम टू यूज़ मोर मेमोरी देन इज़ फिजिकली अवेलेबल। जितनी फिजिकली अवेलेबल है उससे ज़्यादा मेमोरी को यूज़ कर लेता है प्राइमरी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में। ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य प्रोग्राम को कंप्यूटर की रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। तो यही जो है वर्चुअल मेमोरी का काम है। ठीक है। और रैम इसका एग्जाम्पल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग इन झारखंड। झारखंड में इलेक्शन हुए थे, तो अभी ये पूछ लिया है ये क्वेश्चन करंट का। तो JMM लेड इंडिया ब्लॉक जो है 81 सीटों पे इलेक्शन लड़े गए थे, 55 सीट इनकी है, और बाकी हेमंत सोरेन CM है वहाँ के। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखें। गवर्नर भी ध्यान रख लें, अगर किसी अब आपको एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि गवर्नर, अगर कोई किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट हुआ है तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया। तो भारत में बेरोजगारी दर क्या है? तो 2025 अप्रैल में ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 5.1% है, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट एवर मंथली जॉब सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के द्वारा जो है कंडक्ट किया गया है। तो इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है 5.1% है। ठीक है भाई। और दूसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है अमॉन्ग दोज एज्ड 15 साल के हैं जो, या उससे ऊपर के हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 55.6% ड्यूरिंग द सेम मंथ। तो ये पूछ सकता है आपसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है जिनकी एज 15 साल है या उससे ऊपर है, तो ये 55.6% है। और ये भी आप ध्यान रखें कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया है, और कितनी है? 5.1%। आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। डे सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर इन नवंबर मंथ अंडर डेयरी मिशन। तो डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो जो डेयरी मिशन है उसके अंडर डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी नवंबर में, तो नेशनल मिल्क डे है, 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यही इसका आंसर था, ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है? डेज़। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेज़ हैं वो थोड़ा सा देख लें, ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लें, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है आसपास अभी एग्ज़ाम के आसपास, ठीक है, तो वो भी देख लें। डेज़ ज़रूर पढ़ लें क्योंकि डेज़ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिपीट हो सकता है, या रिपीट हो भी सकता है, या दूसरा कोई डे पूछ लेगा आपसे, वर्ल्ड वाटर्स डे पूछ लेगा, एनवायरनमेंट डे पूछ लेगा, आर्मी डे पूछ लेगा, नेवी डे पूछ लेगा, एयरफोर्स डे पूछ लेगा, आपसे कोई भी डे पूछ सकता है। आपको इंपॉर्टेंट जो डेज़ हैं वो याद होने चाहिए भाई। फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो डेज से भी। ठीक है, क्लास को ख़त्म होने के बाद। और क्लास को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो भाई। ठीक है, आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है उन सब के लिए काम किए क्लासेस।
ठीक है। और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कैसी लगी क्लास आपको। ठीक है, आपके लिए की जा रही है मेहनत, पूरा फ़ायदा उठाइए आप इस क्लास का। ठीक है डियर लर्नर्स, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, इसलिए 1.5 की स्पीड पे आप खुद भी देख लें, जल्दी जल्दी हम देख के ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ रैंक इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2025। तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, भारत की रैंक क्या है? तो 2025 में भारत की रैंक 102वीं है। 193 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इसे रिलीज़ करता है। और दिस प्रेजेंट एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 108वीं पोजीशन थी 2022 में, यहाँ से इंडिया ने इम्प्रूव किया है और 102वीं पोजीशन आ गई है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या है इसमें, जीआईआई मेजर जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, इस पे इसे मेजर करते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। यूएनडीपी का है ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यूएनडीपी निकालता है इसे, और इंडिया की रैंक है 102वीं, और 193 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रख लें, फर्स्ट कंट्री कौन सी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड याद रख लें, पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो निम्नलिखित में से कौन से देश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शामिल किए थे? तो इसमें देखिए 63 कंट्री थी प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन, एक पूरा ब्लॉक है, वो शामिल किया गया था। इंडिया की रैंक थी भाई इसमें जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वीं रैंक है इंडिया की, ऑल दो इट ड्रॉप्ड फ्रॉम 2 पोजीशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, 2 पोजीशन नीचे गिरी है पिछले साल के मुकाबले। तो इंडिया की रैंक पूछ सकता है आपसे इसमें। ठीक है, और 63 कंट्री है प्लस 63 कंट्री है प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दूसरा इंडिया की रैंकिंग, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, और फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अमेंडमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन ये है, आर्टिकल 32 रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है आर्टिकल 32? फंडामेंटल राइट्स का है ये जो है आर्टिकल 32। तो फंडामेंटल राइट्स इसमें क्या है, इसमें जो है अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, ठीक है, किसी पर्सन के जो है फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर जा सकता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट भी इशू करता है, रिट्स इशू करता है। ठीक है, 5 रिट्स हैं, वो याद रख लें आप, कोई किसी आने वाली शिफ्ट में अगर पूछ लिया तो, अगर आपको याद नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, हिबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सेट्योररी, क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, और एक और है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नहीं पता है तो गूगल कर लो और देख लो। रिट इशू करता है यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट 226 के अंडर जाते हैं हाई कोर्ट में, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो। और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कौन कौन से, फंडामेंटल राइट्स का पहले पार्ट देख लेते हैं। तो पार्ट किस में है, पार्ट थर्ड में है, और आर्टिकल कौन से हैं, तो 12 से लेकर 35 तक जो है आर्टिकल से डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो रिवर का ओरिजिनेशन पूछ लिया है इसमें, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अरावली हिल्स, उदयपुर राजस्थान से ओरिजिनेट होती है साबरमती रिवर। ठीक है भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा नेक्स्ट वाले में पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगा, गंगा में जो 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, वो आपको पता होने चाहिए, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, इन तीनों का आपको जो है ओरिजिन पता होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन विच ईयर एंड बाय हुम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका गठन किस वर्ष हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 28 दिसंबर 1885 को जो है की स्थापना की गई थी, और किसने की थी? एलन ऑक्टाविया ह्यूम ने, AO ह्यूम से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट सेशन हुआ था इसका जो है बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था जहाँ पे ये पहला सेशन हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन थे पहले सेशन के? तो प्रेसिडेंट थे WC वोमेश चंद्र बैनर्जी, इतना आपको पता चाहिए भाई। ठीक है, तो ये पहला जो है आपको जो है INC का पता होना चाहिए इसके बारे में, इससे बाहर नहीं पूछेगा। INC में प्रेसिडेंट पूछ सकता है,
पूछा तो, लेकिन ये अगर ये दोबारा से रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। यहाँ पे पूछ लेगा कि कहाँ पे हुआ था पहला सेशन, तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर 1885 को। ए.ओ. ह्यूम, प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया, W.C. बनर्जी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में दे रखा है, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे, बिल्कुल आप सुने, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू, तो 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन, किससे संबंधित था? तो अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित था भाई। ये जो 74वां और 73वां जो है PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 1992 में ही हुए थे ये दोनों, 73वां और 74वां। ठीक है, और 1 जून 1993 को केम इनटू फोर्स। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें जो है 74वें संशोधन में पार्ट जो है 9A ऐड किया गया था, और इसमें शेड्यूल 12 ऐड किया गया था, और जिसमें पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी म्यूनसिपैलिटीज़ की, और 18 फंक्शंस थे इसके। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और आर्टिकल्स जो है ये है आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक, जो है इसका जो अर्बन लोकल बॉडीज है म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक 18 फंक्शंस थे, और 12वां शेड्यूल ऐड किया गया था इसमें 74वें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, और पार्ट 9A ऐड किया गया था। ठीक है, और 73वां जो हुआ था वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से था, वो भी 1992 में हुआ था, 73rd। ठीक है, इतना आपको पता चाहिए। और 11th शेड्यूल ऐड किया गया था 73rd में। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। बाकी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी हैं, जो पूछने लायक हैं। आगे पूछ सकता है आपसे, PRI भी पूछ सकता है, पंचायती राज जो है 73rd, नेक्स्ट वाले में पूछ लेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? जो PRI है इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, बस इतना। फंक्शंस जो हैं, बाकी पावर्स 11th जो शेड्यूल है जो PRI का, अगर आपसे पूछ लिया आने वाले में, तो उसमें पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ PRI की दे रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी होम रेमेडी टू रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। तो होम रेमेडी कौन सी है भाई जो रिड्यूस करती है जो है स्टमक एसिडिटी को? तो बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, ये इसका फॉर्मूला देख ले, पूछ सकता है भाई आपसे। इसका जो फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, NaHCO3। बाकी ये वर्सेटाइल कंपाउंड है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी? क्लीनिंग में यूज होता है, और इसे एंटासिड बोलते हैं भाई, एसिड को कम करना। उन्हें एंटासिड मार्केट में मिलते होंगे, जब आपको एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो आप दुकान पे जाते हैं तो एंटासिड ही देता है वो, जो केमिस्ट वाला शॉप वाला होता है। तो ये एंटासिड का काम भी करता है। ठीक है, बेकिंग सोडा यही पूछ रहा है, स्टमक की एसिडिटी को कम करने वाला, तो एक तरह से एंटासिड हो गया ना ये, तो बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो डिफरेंस पूछा है कोल्ड बूटिंग का और वार्म बूटिंग का। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस पूछा है, कोल्ड बूटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड बूट और पावर साइकिल, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम अ कम्प्लीटली पावर्ड ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम अ कम्प्लीटली पावर्ड ऑफ स्टेट। यहाँ पे जब कम्प्लीटली पूरी तरह से शट ऑफ पावर्ड ऑफ होता है जो है कंप्यूटर, तब ये कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग में क्या है, ये सॉफ्ट बूट है। यहाँ पे रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर वाइल इट्स ऑलरेडी रनिंग, तो रनिंग जब चल रहा है तो उसके बीच में रिस्टार्ट करना, उसे बोलते हैं सॉफ्ट वार्म बूटिंग। ठीक है भाई, कोल्ड बूटिंग हार्ड बूट होता है और वार्म बूटिंग सॉफ्ट बूट होता है, इतना आपको पता चाहिए। ठीक है डियर लर्नर्स, तो ये हिंदी में पढ़ सकते हैं। कोल्ड बूटिंग, जिसे हार्ड बूट या पावर साइकिल भी कहा जाता है, कंप्यूटर को पूरी तरह से संचालित स्थिति से शुरू करने की प्रक्रिया है। जबकि जो वार्म बूटिंग है, सॉफ्ट बूट कहते हैं, कंप्यूटर को पुनरारंभ कर रहा है जबकि यह पहले से ही चल रहा है, पहले से चालू में उसे जो है रीस्टार्ट करना, वो वार्म बूट है। और जो कोल्ड बूट है वो है जो है बंद पड़ा है कंप्यूटर, पावर ऑफ है, फिर उसे चलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दी SBI रिपोर्ट, what was the total poverty rate in India during financial year 2023-2024। तो SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कुल गरीबी दर क्या है? तो ये है भाई फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बिलो जो है 5%। वैसे जो ऑप्शन में दे रखा था 4 से 4.5%, यही इसका आंसर था। बाकी देखिए
जो है 4.86% रूरल एरियाज़ का और 4.09% अर्बन एरियाज़ में। तो जो है एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 5% से कम है। एग्ज़ाम में इतना दे रखा था तो हम इसे ही मानेंगे। रूरल एरिया का पूछ ले तो 4.86% है और अर्बन का 4.09% है। ठीक है डियर लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सोला फॉरेस्ट फाउंड इन विच ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया। तो सोला वन कहाँ मिलते हैं, भारत के किस भौगोलिक भाग में पाए जाते हैं? तो वेस्टर्न घाट पे मिलते हैं भाई। इधर ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इन्हें सोला फॉरेस्ट बोलते हैं, सोला फॉरेस्ट। ठीक है। और ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे छोटे पेड़ होते हैं, बाकी ग्रासेस होती हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है। तो साउथ वेस्ट जो मानसून आती है, साउथ वेस्ट जो मानसून आती है वो यहीं से आती है पहले, केरला कोस्ट पे। ठीक है डियर लर्नर, सोला फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये। इतना आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट फॉर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल रोड्स कंस्ट्रक्टिंग। तो भारतमाला परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए कितने किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? तो 3300 किलोमीटर जो है बॉर्डर रोड्स बनेंगी और 2000 किलोमीटर जो है इंटरनेशनल हाईवे विल बी बिल्ट टू कनेक्ट 6 नेशनल कॉरिडोर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। तो इतना आपको पता चाहिए। टोटल कितना हो गया ये? 2000 और 3000 5300 किलोमीटर का। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। फ्रॉम विच ईयर रेल जो है बजट और प्रेजेंटेड विद यूनियन बजट। तो रेल बजट पहले अलग प्रस्तुत होता था, प्रेजेंट किया जाता था रेल बजट को यूनियन बजट से, बट इन्हें एक साथ कब मर्ज किया गया? तो 2017 से जो है रेल बजट को यूनियन बजट में ही के साथ ही जो है लाया जाता है। और सेपरेट कब हुआ था पहली बार रेल बजट? तो 1924 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भाई याद रखें। सेपरेट बजट फॉर रेलवे वॉज स्टार्ट कब हुआ था? 1924 में। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु वॉज द हेड ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में गुप्ता काल के दौरान ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो होता था गुप्ता टाइम में, गुप्ता पीरियड में, वो कौन था भाई? उसे क्या बोलते थे? तो ग्रामिका या ग्रामाध्यक्ष बोलते थे उसे। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसका काम क्या था? प्राइमरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग विलेज अफेयर्स को मैनेज करना, इंक्लूडिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कलेक्टिंग जो है रिवेन्यू एंड ओवरसीइंग लोकल गवर्नेंस। तो इतना आपको पता होना चाहिए, नाम याद रख लें, इतना काफ़ी है। क्या बोलते थे उसे? ग्रामिका या ग्रामाध्यक्ष। दोबारा रिपीट हो सकता है ये। ठीक है भाई, जो हेड होता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे रूरल भी बोल सकते हैं, रूरल करके भी पूछ सकता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड कॉल्ड स्टेटिक और स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड इन इंडिया। तो ये जो स्टेटिक और स्टेगनेंट, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है? तो ये 1901 से लेकर 1921 तक इंडिया इज़ रेफर्ड एज पीरियड ऑफ स्टेटिक और स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस टाइम पे स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी, स्थिर पॉपुलेशन ग्रोथ थी इस टाइम पे। ठीक है। और इसके अलावा ड्यूरिंग दिस ईयर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, बहुत ही कम था जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। नेगेटिव, इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट भी रिकॉर्ड की गई थी 1911 से 1921 के बीच में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ लें एक बार। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ था? तो ये जो पीरियड है ये आपसे पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में, जिनका जो है एग्ज़ाम आगामी दिनों में है। तो वो भाई आप इस चीज़ को भी याद रखें। पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन पीरियड है वो है 1951 से 1981 तक, और 1921 से लेकर 1951 तक जो पीरियड था उसे बोलते हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इन विच ईयर एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल्स वर स्टार्टेड। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो ये भाई 1997-98 में स्टार्ट किए गए थे, पता होना चाहिए आपको। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, दूरस्थ एरियाज़ में, और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक ये उपलब्ध है एजुकेशन इनमें। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के फ्लैगशिप इंटरवेंशन है ये।
तो अगर मिनिस्ट्री पूछ ले तो ट्राइबल मिनिस्ट्री है। बाकी 1997-98 में स्टार्ट किया गया था, गरीब बच्चों को जो है ST शेड्यूल ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स हैं, रिमोटेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल्स। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड विच वेस्ट अफ्रीकन कंट्री इन नवंबर 2024 आफ्टर 17 ईयर्स। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 17 साल बाद नवंबर 2024 में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश का दौरा किया। तो ये किया था भाई नाइजीरिया का, ठीक है। ब्राज़ील भी गए थे, गुआना भी गए थे। तो 17 साल बाद ये जो है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नाइजीरिया गए हैं 17 साल बाद, ठीक है, नवंबर 2024 में। न्यूज़ में थे ये काफ़ी, जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट, ये रिपीट भी हो सकता है वैसे क्वेश्चन, अगर कोई कहीं पे उन्हें अवार्ड भी मिला है। ये देखो, इससे क्या पता चलता है, कोई अवार्ड भी मिला है तो अगर किसी कंट्री ने अवार्ड दिया है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री को अगर कोई अवार्ड दिया है किसी दूसरी कंट्री ने तो, ठीक है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है पूछा था भाई, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट सेट टू ट्रेवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन एक्सियोम मिशन 4। तो एक्सियोम मिशन जो 4 था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला पहला भारतीय जो है अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो वो है भाई, देखो जो ये है, ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है एक्सियोम स्पेस का, इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन के लिए। तो ये जो इंडियन है, ये है शुभांशु शुक्ला, इंडिया से हैं ये, ठीक है। तो बाकी दूसरे भी हैं, इनका नाम भी आप देख सकते हैं, वैसे पूछेगा तो नहीं बट ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है एक्सियोम स्पेस का, इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन MS पावर पॉइंट वेयर इट जो कॉमनली गोज़ टू। तो जब आप एक जो है MS पावर पॉइंट से किसी फाइल को डिलीट करते हैं, हटाते हैं, तो वो आमतौर पर कहाँ जाता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन में जाता है, ये क्वेश्चन था, यही ऑप्शन था इसका, सही है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई, द बुक हिंद स्वराज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है। तो बुक जो है हिंद स्वराज, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा रिपीट है, SSC में भी पूछा गया है और RRB के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इन 2024। तो भारत में 2024 में जो है शिशु मृत्यु दर क्या है। तो ये है भाई 25.799, ठीक है, 25.799 डेथ्स पर 1000 लाइव्स बर्थ। तो ये इतनी है भाई, रिप्रेजेंट्स डिक्रीज ऑफ 3.08% फ्रॉम 2023 रेट्स। तो 2023 में जो है 26.619 था, जो कि घटकर 25.799 हो गया है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है कम हो गया है, 25.799, इतना आपको पता होना चाहिए, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन addresses the tribal areas and it includes provision related to the formation of tribal courts। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को संबोधित करती है और इसमें जनजातीय न्यायालयों के गठन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो 5th जो स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में और 6th स्केड्यूल है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है भाई, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। और 6 में जो है खासकर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से संबंधित है, ठीक है भाई। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी बनती हैं इसमें, एडवाइजरी काउंसिल्स भी बनती हैं। तो ये ट्राइबल एरिया से संबंधित है दोनों जो हैं स्केड्यूल, 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल। एक बार देख लें आप पढ़ के, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फटाफट गूगल करके देख लें, या आपने जहाँ पे नोट्स बना रखे हैं वहाँ भी देख लें, 5th और 6th स्केड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का मुख्य कार्य क्या है। तो ये क्या करता है भाई, कोर ब्रिज है बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, जो है कोर ब्रिज है भाई दोनों के बीच में। कर्नल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या करता है, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड ensuring स्मूथ ऑपरेशन, managing systems resources and ensuring smooth operations. It handle critical tasks like process management, memory management, device control, enabling applications to interact with the hardware without needing to understand its specifics।
तो मेन तो यही था भाई ऑप्शन में, कोर ब्रिज है जो है इंटरफेस है किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, और ये एक सॉफ्टवेयर है कर्नेल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट दलित डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, तो भारत के पहले जो है दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम जी थे। पता होना चाहिए, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन विच स्टेट नौखाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एंड इट्स स्टार्ट, तो नौखाली जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है और ये कब शुरू हुआ, तो ये जो है भाई जो नौखाली फेस्टिवल है एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, मेनली ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। उड़ीसा ही था इसका आंसर, उड़ीसा ही दे रखा था। वेस्टर्न उड़ीसा में और साउदर्न छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, मेनली उड़ीसा में होता है। और ये फेस्टिवल जो है वेलकमिंग द न्यू राइस हार्वेस्ट एंड इज़ डीपली रूटेड इन द एग्रेरियन कल्चर ऑफ द रीजन। इट इन्वॉल्व ऑफरिंग द फर्स्ट ग्रेन ऑफ द हार्वेस्ट टू डीटी बिफोर कंज्यूमिंग दैम विद फैमिली, सिम्बलाइज ग्रेटिट्यूड एंड यूनिटी। तो त्यौहार जो है नई चावल की फसल के स्वागत का प्रतीक है और इस क्षेत्र की कृषि संस्कृति में गहराई से निहित है। इसमें परिवार के साथ साथ उपभोग करने से पहले देवताओं को फसल के पहले अनाज की पेशकश करना शामिल है, जो कृतज्ञता और एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, द बुक बाबरनामा रिटन बाय, तो बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अकबर जो है बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी जो, ठीक है, तो बाबर ने ही लिखी थी बाबरनामा, और इसको तुजू के बाबरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, डायमेंशन फार्मूला पूछा हुआ था भाई स्पीड का, तो स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किस में, मीटर में, टाइम को सेकंड में, ठीक है। और ये मास है भाई, डायमेंशन फार्मूला स्पीड का क्या है, एम, डिस्टेंस को एल में, ठीक है, लेंथ टाइम को, टाइम अब उसके डिवाइड में है टाइम, टाइम सेकंड टाइम, तो L1T-1 हो जाएगा इसका जो है फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। मास इसमें है नहीं, एक तो लेंथ दे रखा है और टाइम दे रखा है, टाइम को T से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को L से, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का याद रख लें और एकदम फोर्स का याद रख लें, इसका भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, तो रणथंबोर नेशनल जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है रणथंबोर। बाकी नेशनल पार्क्स आप याद रख लें, 106 नेशनल पार्क हैं, कोई भी पूछ सकता है आपसे, जो फेमस फेमस न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, वो याद रख लें। आसाम के याद रख लें, और एक कीबुलाम जो नेशनल पार्क है इधर मणिपुर का, वो याद रख लें। राजस्थान पे फोकस ज़्यादा है तो राजस्थान का भी याद रख लें कोई हो तो, ठीक है, 3-4 है राजस्थान में, वो याद रख लें। तो डिज़र्ट नेशनल पार्क भी एक डिज़र्ट नेशनल पार्क आ सकता है एग्जाम में, तो ये है भाई राजस्थान में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो कच्चीपुड़ी इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, तो कच्चीपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश में है कच्चीपुड़ी। 8 क्लासिकल डांस है भाई, आठों के आठों आपको पता होना चाहिए, स्टेट पता होने चाहिए। जैसे भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कच्चीपुड़ी आपको बता ही दिया, आंध्र प्रदेश का। और बताइए आप, कथकली, कथकली ये कहाँ का है, केरला का। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये भी केरला का है। और कथक ये है यूपी का। सतरिया ये है आसाम का, ठीक है। और उड़ीसी ये उड़ीसा का है। बाकी एक छऊ डांस है, अभी इसका स्टेटस दिया नहीं है, संगीत नाटक अकादमी इनका स्टेटस देती है जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का। लेकिन छऊ डांस अभी 9वां है, जिसे कल्चरल मिनिस्ट्री ने तो जो है दे दिया है स्टेटस क्लासिकल डांस का, लेकिन संगीत नाटक अकादमी ने नहीं दिया है। तो 8 क्लासिकल डांस हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मणिपुर और है मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, आर्टिकल 72 रिलेटेड टू, तो अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो इसमें क्या दे रखा है, पार्डनिंग पावर्स दे रखी हैं प्रेसिडेंट की, तो इतना आपको पता होना चाहिए, जिसमें पार्डन है, रिप्राइव्स है, रेस्पाइट है, रिमिशन है पनिशमेंट के लिए, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 72 जो पार्डनिंग पावर्स हैं। आप एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, गवर्नर, गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स किस में दे रखी हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं पता है तो गूगल करिए, देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई, द मेन फंक्शन ऑफ द टैब की इन MS पावर पॉइंट, तो जो टैब की होती है उसका फंक्शन क्या होता है MS पावर पॉइंट में, तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है टैब की का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब टॉप
विच इज़ यूज टू कंट्रोल द इंडेंटेशन of the text within a text box or shape. Additionally, a pressing tab can help move between the different elements on a slide or within a presentation. तो Microsoft PowerPoint में टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाना है, जिसका उपयोग टेक्स्ट बॉक्स या आकृति के भीतर टेक्स्ट के इंडेंटेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इसके अतिरिक्त टैब दबाने से स्लाइड पर या प्रस्तुति के भीतर विभिन्न तत्वों के बीच जाने में मदद मिल सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका फंक्शन रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है डियर लर्नर्स, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। आने वाली क्लासेस के लिए अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें भाई, ताकि जो नोटिफिकेशन है आने वाली क्लासेस का वो आपको मिल जाए। एसएससी के मैंने PYQ करवा रखे हैं सारे, RRB NTPC के RPF के सब करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी के जितने भी हैं, और PYQ ही करवाऊंगा मैं, जितने भी PYQ बेस्ड हमारी क्लासेस रहती हैं। ठीक है, तो ये जो है 5 जून का आज का है, तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट फॉर्म कोस्टल लाइन। तो भाई ये कह रहा है कि जो कोस्टल लाइन पे नहीं है स्टेट, मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो राजस्थान है जिसकी कोस्टल लाइन पे नहीं है, जो जिसकी जो है कोस्ट से नहीं लगती है, वाटर बॉडी से नहीं लगती है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखे जितने क्वेश्चंस जो है आए हैं, मिले हैं 5 जून को तीनों शिफ्ट हो गए, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपको आने वाले जो है एग्ज़ाम्स में, जिनका आगामी दिनों में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, आने वाली क्लासेस के लिए, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है भाई, यहाँ पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, गुड बाय। और तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन है भाई ये। ठीक है, इसके अलावा आप 6 जून को होगा तो उसका भी मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है डियर लर्नर्स, और एक क्वेश्चन और था कि म्यूनसिपैलिटीज़ का कार्य क्या होता है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है भाई, लाइट वाइट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, क्लीनलीनेस शहर में, नगर में, तो ये सब होता है इनका काम म्यूनसिपैलिटीज़ का। ठीक है, तो चलिए भाई, गुड बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।